आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। IMF मिशन की कल पाकिस्तान आमद और दूसरे जायजे में मुआशी अहदाफ से मुतल्लिक गुफ्तगू से कबल आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और वर्ल्ड बैंक सरबराह अजय बंगा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि पाकिस्तान बतदरीज अपने IMF प्रोग्राम के वादे पूरे कर रहा है, लेकिन आइंदा जायजे में IMF हालिया सैलाबी नुकसानात को मद्देनजर रखे कि जिसके जवाब में IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया है और ये कहा है कि बहाली के मौसर इकदाम के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर करना ज़रूरी है। वजारत ख़जाना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के ज़्यादातर मेजॉरिटी अहदाफ पूरे कर दिए हैं और टेक्निकल और पॉलिसी मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की अगली किस्त मिलने के इम्कानात रोशन हैं। मालियाती इदारों के सरबराहों से मुलाकातों के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से भी न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है, मगर सबसे ज्यादा बात कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात पर हो रही है। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 23 सेकंड पर मुहित एक मुलाकात हुई है, लेकिन कल 40 से 45 मिनट की तवील नशिस्त की खबर मौसूल हो रही है। प्रोग्राम में आगे चल के इसकी मजीद तफसीलात आपको देंगे, लेकिन मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे और गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप की धमकियों, मुज़म्मतों, शिकवों से भरपूर तकरीर के बाद अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुसलमान हुक्मरानों से भी मुलाकात हुई ताकि गजा में इजरायली जंग खत्म की जा सके। मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने कतर का शुक्रिया अदा किया और यह कहा कि यह मुलाकात सबसे अहम मुलाकात है। सदर ट्रंप यरगमालियों की रिहाई पर जोर देते नजर आए, जबकि अमीर कतर ने कैदियों की वापसी के साथ साथ जंग रोकने पर भी जोर दिया। जबकि आज अमरीकी अखबार पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को मुलाकात में यकीन दहानी करवाई है कि वो इजराइल को मगरबी कराने यानी कि वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे। पॉलिटिको ने 6 ऐसे अफराद से बात की है कि जो इस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू से बखूबी आगाह थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 में से 2 लोगों ने पॉलिटिको को यह बताया है कि सदर ट्रंप ये बात करते हुए बहुत ज्यादा पुरअज़्म दिखाई दिए और बार बार कहते रहे कि इजराइल को मगरबी किनारे पर कब्जे करने से रोक दिया जाएगा। मुलाकात में अरब ममालिक ने सदर ट्रंप को यह कहकर खबरदार भी किया है कि अगर वेस्ट बैंक का इल्हाक हुआ तो अब्राहम अकॉर्ड से अरब मुल्क निकल सकते हैं। This unto itself is a very big issue for President Donald Trump। 6 में से दीगर 2 लोगों ने मुलाकात से मुतल्लिक बताया है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम ने गजा का इंतजामी प्लान भी रहनुमाओं के सामने रखा है और जंग के बाद गवर्नेंस और सिक्योरिटी मुलाकात में भी गुफ्तगू हुई है। पॉलिटिको अपनी रिपोर्ट में यह भी लिख रहा है कि तुर्क सदर ने ट्रंप से होने वाली मुलाकात को नतीजा खेज करार दिया है, मगर अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि उनकी जानिब से फ्रूटफुल नतीजा खेज करार देने का असल मतलब क्या है। जबकि टाइम्स ऑफ इजराइल ने मुलाकात से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि सदर ट्रंप ने अरब ममालिक के साथ मुलाकात को गजा जंग बंदी से मुतल्लिक अपने प्लान को सामने रखने के लिए इस्तेमाल किया और ये साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की जानिब से ट्रंप को पेश किया गया प्लान था कि जो उन्होंने गजा जंग बंदी के लिए सामने रखा था। मगर सदर ट्रंप का प्लान टोनी ब्लेयर के प्लान से इस तरह मुख्तलिफ है कि ट्रंप के प्लान में जंग रोकने का तरीकाकार भी मौजूद है, जबकि टोनी ब्लेयर का प्लान जंग बंदी के बाद के मामलात का अहाता करता है। अरब ममालिक से सदर ट्रंप की मुलाकात और गजा से मुतल्लिक मुजवजा प्लान के हवाले से द जेरूसलम पोस्ट ने लेबनानी अखबार का हवाला देते हुए लिखा है कि ट्रंप ने अरब ममालिक के सामने जो प्लान रखा है, इसके तहत इब्तदाई तौर पर 20 दिन के लिए सीज फायर यानी कि जंग बंदी होगी और इसके बदले 48 यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। यरगमालियों की रिहाई के फौरी बाद इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इंतजामिया पैलेस्टीनियन एन्क्लेव का इंतजामी कंट्रोल संभालेगी और साथ ही फलस्तीनी हुकूमत गजा में तामीर नौ शुरू कर देगी, जिसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। एक अमरीकी अखबार द नेशनल न्यूज ने इस मुलाकात से मुतल्लिक लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर अरब ममालिक के सरबराहान ने मुलाकात के दौरान कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता जंग बंदी के मामले पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान इत्तफाक था। सदर ट्रंप के अमन मंसूबे से मुतालिक इजरायली चैनल 12 और अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने सफारती जराए से अमन मंसूबे का खाकार रिपोर्ट किया है। एक्सियोस ने व्हाइट हाउस का हवाला देते हुए यह बताया है कि ट्रंप का मंसूबा गजा से इजरायली अफवाज के बदतदरीज इनखला, इलाकाई अमन
फौज की तैनाती और मुतासरा इलाके के लिए एक बैनुल-अक़वामी हमायत याफ्ता इंतकाली और तामीर नौ का अमल इस मंसूबे का हिस्सा है। सफारती जराये का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि अगरचे ये मंसूबा इजराइल ने तैयार नहीं किया, मगर नेतन्याहू को इसकी खाकाबंदी से आगाह कर दिया गया है। मंसूबे में फलस्तीनी अथॉरिटी का किरदार शामिल है, लेकिन हमास का नहीं है, जिसे वॉशिंगटन और टेल अवीव दोनों खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी दस्ते भेजने पर मुत्तफिक हो जाएं, ताकि इजराइल के इनखला को मुमकिन बनाया जा सके। साथ ही तामीर नौ के प्रोग्राम के लिए फंड्स की फरामी को भी यकीनी बनाया जा सके। मंसूबे से मुतल्लिक अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को बताया है कि फलस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान तनाज़े का मुस्तकिल हल सिर्फ और सिर्फ एक मुज़ाकराती तस्वीर ही हो सकता है। मार्को रूबियो ने मुमकिन मुआहदे की वजाहत करते हुए कहा है कि ये ऐसा होगा कि जिसमें फलस्तीनियों के पास अपनी जमीन होगी और वो इस पर हुकूमत करेंगे, लेकिन ये किसी सूरत इजराइल पर हमलों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब इस मंसूबे पर अमल कैसे होगा, कब होगा, किस सूरत में होगा, किसका क्या रोल होगा, व्हाट कंट्री विल प्ले व्हाट रोल, इससे मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता नाजरीन, गजा पर इजरायली बमबारी मुसलसल जारी है और मजीद तेज हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 से जायद फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। आज दोपहर के करीब इजराइल ने अल शिफा अल अहली और नसीर अस्पताल पर एक बार फिर बमबारी की है। गजा में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर नदाबू अरब ने अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए इजरायली हमलों में शहीद होने वाले पूरे खानदानों के दिल दहला देने वाले हालात बयान किए कि जो अस्पताल में टुकड़ों की सूरत पहुंचते हैं और पता भी नहीं चलता कि हाथ किसका है, टांग किसकी है। अल जजीरा ने स्लॉटर आफ्टर स्लॉटर की शह सुर्खी लगाई है और ये लिखा है कि इजरायली तोपखाना बाकी बच जाने वाली इमारतों के ढांचों पर बमबारी करके उन्हें जमीन बोस कर रहा है, ताकि गजा के बासियों के पास सर छुपाने की जगह भी ना बचे। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज के कमिश्नर जनरल फिलिप लजरानी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि इजरायली बमबारी गजा के बच्चों पर ऐसे रूहानी घाव लगा रही है कि जो शायद कभी भी ना भर सकें। गजा के बच्चे भूख और जिस्मानी जख्मों के अलावा खौफ, चिड़चिड़ापन, डरौने ख्वाब और बेचैनी का शिकार हो चुके हैं। वो बच्चे कि जिन्होंने अपना बचपन खेल कर गुजारना था, वो मांगने, लूट मार और चाइल्ड लेबर करने पर मजबूर हो चुके हैं। अ लॉस्ट चाइल्डहुड। फिलिप लजरानी ने जंगबंदी की दुहाई देते हुए ये लिखा है कि ये कत्लेआम जितना अरसा जारी रहेगा, उतने ही बच्चे इसका शिकार होंगे और ये ट्रॉमा सारी जिंदगी उनके साथ रहेगा और अगली नस्ल में भी मुंतकिल होगा। इस कत्लेआम को बंद होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए। गजा के बच्चों की दर्दनाक जिंदगी से मुतल्लिक इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने और इमदाद मुहैया करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गजा के 70% बच्चे रात को अब सो नहीं सकते। जस्ट इमेजिन 70% ऑफ अ पॉपुलेशन दे कांट स्लीप एट नाइट। गजा का हर 5 में से एक बच्चा नाजरीन खौफ और जंग की वजह से बिल्कुल खामोश हो गया है। टोटली साइलेंट, नॉट अ सिंगल वर्ड। और इस अजियत का अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं। आपका बच्चा कि जो पहले बोलता हो, खेलता हो, मुस्कुराता हो, जिद करता हो, मगर एकदम बिल्कुल खामोश हो जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि गजा के 3 में से 1 बच्चे को 24 घंटे तक खाने को कुछ नहीं मिलता। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने जो कुछ लिखा है वो मैं कोशिश के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर पढ़ नहीं सकी। अब एक जानिब इजराइल गजा पर बमबारी कर रहा है, दूसरी तरफ गजा की नाकाबंदी तोड़ने और गजा के बासियों के लिए खुराक और दीगर इमदादी सामान लाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला पर भी ड्रोन हमला कर रहा है इजराइल। इसके बाद फ्लोटिला का मुवासलाती निज़ाम जैम हो चुका है। खबरसाल इदारे AFP के मुताबिक मंगल की रात यूनान के करीब सफर के दौरान बेड़े के इर्द गिर्द दर्जन से जायद धमाके सुने गए नाजरीन, और कश्तियों से डेक पर नामालूम अशिया गिरने से नुकसान हुआ। मुतअद्दिद ड्रोन से नामालूम अशिया फेंकी गई, मवासलात जाम कर दिए गए और कई कश्तियों से धमाकों की आवाज़ें आईं। एक जहाज़ पर सवार पोलैंड के रुकन पार्लियामेंट फ्रैंक स्टेचोस्की ने सोशल मीडिया पर यह लिखा है कि मजमूई तौर पर 10 कश्तियों पर 13 हमले हो चुके हैं। इसी तरह जर्मन इंसानी हकूक के कारकुनों और फ्लोटिला के रुकन यास्मीन अजर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये हम सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद देकर जा रहे हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं, कोई असलहा नहीं, हम किसी के लिए ख़तरा नहीं है।
इसराइल है कि जो हजारों अफराद को कत्ल कर रहा है और पूरी आबादी को भूख से मार रहा है। फ्लोटिला में शरीक पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने दावा किया है कि इसराइल की जानिब से रात के वक्त 10 ड्रोन्स के जरिए बारूदी मवाद और आग के गोले बरसाए गए और हमले में ऐसा खतरनाक केमिकल भी फेंका गया कि जिससे इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। 51 बहरी जहाज इस फ्लोटिला का हिस्सा है नाजरीन, और इन जहाज़ों ने रवा माह के शुरू में बार्सिलोना से अपना सफ़र शुरू किया था। इजरायली ड्रोन हमले के बाद इटली ने अपना फ्रिगेट इस फ्लोटिला की हिफाजत के लिए मामूर कर दिया कि जो अब इस फ्लोटिला के साथ आगे अपना सफ़र जारी रखे हुए है। अमरीकी अखबार बैरन्स ने इटालियन डिफेंस मिनिस्टर गिडो क्रोसेटो का हवाला देते हुए यह खबर दी है कि फसान नामी फ्रिगेट को फ्लोटिला की हिफाजत के लिए तैनात कर दिया गया है कि जो पहले ही रेस्क्यू मिशन पर जा रहा था, जबकि इजराइल ने यह धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज गजा के करीब तक आया तो उसे वहां से हटा दिया जाएगा। इस धमकी के जवाब में इटली के वजीर खारजा ने इजराइल को मुतनब्बे कर दिया है कि इटालियन शहरियों, मेंबर पार्लियामेंट और दीगर यूरोपियन ममालिक के मेंबरान की हिफाजत को यकीनी बनाना इजराइल की जिम्मेदारी है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर फ्लोटिला पर हमले का नोटिस लेते हुए मामले की तफ्तीश का मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा पर सख्त तरीन तनकीद की गई, जो कि आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और जॉर्डन के बादशाह ने भी डट के दोहराई है। लेकिन सदर ट्रंप अपने ही इत्तेहादियों पर तंज के बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सदर ट्रंप को जवाबात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ अखबारात अपने तज्जिए भी लिख रहे हैं। अमरीकी सदर की तरफ से यूरोपियन ममालिक को यह कहना कि योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल, तुम सारे जहन्नुम में जा रहे हो। इस पर वॉशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए जॉन बोल्टन का कहना है कि सदर ट्रंप की तकरीर के बाद अमरीकी इत्तेहादी यकीनन ये सोचने पर हक बजानिब होंगे कि क्या ये शख्स सदारत के ओहदे के लिए मौजू भी है या नहीं। वो यकीनन ये सोचेंगे कि सदर ट्रंप नाकाम हो चुके हैं। 2018 का हवाला देते हुए जॉन बोल्टन ने कहा है कि पहले लोग हंसते थे, इम्यूज होते थे, मगर गुज़िश्ता रोज वो हंस नहीं रहे थे और शायद इसकी वजह यह है कि उन्हें पता चल गया था कि सदर ट्रंप इस वक्त जरूरत से ज्यादा संजीदा बातें कर रहे हैं। इसी तरह सदर ट्रंप ने अपनी तकरीर में मेयर लंदन सादिक खान को भी तंकीद का निशाना बनाया और इसका जवाब देते हुए मेयर सादिक खान ने भी सदर ट्रंप को रेसिस्ट, सेक्सिस्ट और इस्लामोफोबिक करार दे दिया है। आज गुज़िश्ता रोज की तरह मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से खिताब किया है। आज खिताब करते हुए पैनामा के सदर ने कहा कि पैनामा कैनाल पैनामा का हिस्सा रहेगा और कोई भी इस पर कब्जा नहीं कर सकता। जबकि ईरानी सदर मसूद पेशगिया ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा का खैर मकदम करते हुए कहा है कि पाक सऊदी मुआहिदा मुस्लिम ममालिक के दरमियान इलाकाई सिक्योरिटी के निज़ाम का आगाज है। मुस्लिम ममालिक पर सलामती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ेगा। ईरानी सदर ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से यह वाज़ेह किया है कि ईरान जोहरी बम बनाने की कोशिश कभी नहीं करेगा और ना ही कभी ऐसा सोचा है। ईरानी सदर ने ग्रेटर इसराइल से मुतल्लिक इजरायली ओहदेदारों के बयानात की मजम्मत करते हुए कहा है कि 2 साल की नस्ल कुशी, हमसायों पर हमले करने और अब ग्रेटर इसराइल का ख्वाब वाज़ेह करता है कि इसराइल पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए सदर मसूद पेशगियां का यह कहना था कि ईरान में साइंसदानों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले सफारतकारी से गद्दारी हैं, डिप्लोमेटिक बेट्रेयल इसको करार दिया। बहरहाल अभी अहम तरीन मुलाकात जो होने जा रही है अगले 24 घंटों में पाकिस्तानी सिविलियन और अस्करी हुक्काम की सदर ट्रंप से तवील नशिस्त लगने जा रही है। क्या क्या डिस्कस होगा, उसके अंदर कितनी लंबी नशिस्त है, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब, हमारे नुमाइंदा खसूसी दुनिया न्यूज़ न्यूयॉर्क से मोहम्मद हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं और एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक। रजा, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि 36 सेकंड की एक सरसरी मुलाकात तो हमने देख ली, मगर एक मजीद 40-45 मिनट की लंबी मुलाकात की बातचीत हो रही है। आपके पास कोई इतलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर खारजा जो है इत्तेहादार, उनसे जब बातचीत की गई इस हवाले से कि क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम से बातचीत की मुलाकात तय हो गई है, तो उनका ये कहना था कि मुलाकात तो तय है लेकिन वक्त हम कंफर्म नहीं कर सकते, हमें सिर्फ वक्त का जो है वो कंफर्मेशन आपको अगर वहीं से इतला आए तो ये बेहतर होगा, हम इस पर वक्त बात नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तानी डेलीगेशन में जो अफराद मौजूद है उससे जब बात की गई कि इससे कौन कौन से मौजूद जेर बहस लाए जा सकते हैं और कौन कौन से अफराद शामिल होंगे, तो उनके जरिए से मिलने वाली इतला के मुताबिक इसमें वजीर आजम से बातचीत, इसके साथ वजीर खारजा इत्तेहादार और पाकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात ताउन अतार
और इम्कान है कि शायद वजीर दाखिला सईद मोहसिन रजा नकवी भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और एयर मार्शल जो है सईद आसिम मुनीर साहब का नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे और इस मुलाकात से मुतल्लिक किन किन मामला पर जो है वो बातचीत की जाएगी। तो उस पर उनका ये कहना था कि इसमें 4 पॉइंट तो बिल्कुल हमारी तरफ से तैयारी की जा रही है, जिसमें एक तो पाक भारत वाला जो मामला था उसको मजीद कैसे लेकर चलना है और दूसरा मामला था कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से और जो पाकिस्तान में अमेरिका ने जो पहले मुलाकात हुई थी उसको उसकी पेशरफ के हवाले से बातचीत हो सकती है, जो एयर मार्शल की थी और अमरीकी सदर की जो जो है वो बातचीत हुई थी उसके पेशरफ में उसके तसलसल में कोई बातचीत जरूर जो है जेर बहस लाई जा सकती है। और तीसरा मामला उनकी तरफ से ये सामने रखा गया था कि इसमें जो गजा फलस्तीन का जो मामला था उसके हवाले से हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वन टू वन मुलाकात में ये चीजें भी सामने रखी जा सके। और चौथे मामले पर उनका ये था कि जो पाक क्योंकि उनके जो तहफुजात थे वो ये थे कि आप चाइना के साथ अपना ताल्लुक किस हद तक बढ़ा रहे हैं, हमने उसमें कुछ क्लैरिफाई चीजें करनी है कि अमेरिका के साथ हम किस पोजीशन पे खड़े हैं और चाइना के साथ हम इस ब्लॉक में हमारी पोजीशन क्या है, इसके हवाले से कुछ तैयारियां की जा रही है। और हसन रजा, अभी तक बड़ा एक भरपूर फुल ऑफ एक्टिविटी ये हमारा मिशन भी रहा है। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े मुतहर्रिक दिखाई दिए हैं आज। इसाक डार साहब ने वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से भी ख़ताब किया है। अभी तक इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका बताइएगा। देखिए जब ये आए एक तो हमने एक चीज मिस की है वो ये था कि जो फलस्तीन कॉन्फ्रेंस थी जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई थी जिस दिन वजीर आज़म शहबाज साहब ने लैंड किया, जब वो लैंड कर रहे थे तो वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, उसमें हमारा स्पीकर नहीं था। 33 के करीब 33 स्पीकर उसमें मौजूद थे लेकिन पाकिस्तान जो है वहां पर शामिल नहीं था स्पीकर में। लेकिन वजीर जो खारजा है इसाक डार वो मौजूद जरूर थे लेकिन उन्होंने स्पीच नहीं की वहां पर। मैं ये समझता हूँ कि शायद इन्होंने इनका कोई टेक्निकली तरीके से इन्होंने उसको नॉकआउट किया है कि वो उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि बाकायदा प्लान थे जिस तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लैंडिंग और फिर वहां पे शमूलियत इख्तियार ना करना। दूसरा पॉइंट ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से कल जो मुलाकात हुई है उसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो है वो एक अच्छे जेस्चर दिए, अच्छा उनको जो है वो उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की और ट्रंप ने भी दोनों की बात सुनी है। उसके बाद जब वजीर आजम शहबाज शरीफ से जब मैंने इस पॉइंट पर बात की और उनके सामने जो पॉइंट रखा कि आपकी मुलाकात कैसी रही, कौन से मामला जेर गौर लाए गए, और फिर जब ये पूछा कि जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात हुई है उसमें क्या किस नुक्ते पर इत्तफाक हुआ है, तो उनका ये कहना था कि एक तो मुलाकात हमारी बहुत अच्छी रही, आइंदा आने वाले दिनों में इसके मुस्बत असरात आप देखेंगे और आइंदा जो मीटिंग होने जा रही है उसमें भी आपको उसमें कुछ चीजें नजर आएंगी। दूसरा उन्होंने ये वाजे किया कि जो इस्लामी इत्तेहाद के सरबराहान की मुलाकात हुई थी इस्लामी ममालिक के सरबराहान से उसमें कुछ मामला पर अच्छी जो है वो पेशरफ होगी। हम इस पर मजीद बात नहीं कर सकते, इसमें लामिया आने का इंतजार करें, लेकिन आप ये अंदाजा कर लीजिए तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक इलामिया जारी नहीं किया गया, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि जो हमने बात की है इनके साथ भी तैयब उर्दुगान से भी जो हमने जिस हद तक बात करने की कोशिश की उन्होंने भी ये बात कही है कि मुलाकात तो अच्छी रही है, लेकिन क्या जिस बात की तरफ ये आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गारंटी दें कि आप ये काम करें, तो हमारी तरफ से भी एक पॉइंट रखा गया है कि किस हद तक गारंटी मिलेगी कि नेतन्याहू जो है वो दोबारा अटैक नहीं करेगा, ना कतर पे ना जो है फलस्तीन पर इस तरह के इकदाम नहीं करेगा, उसकी किस हद तक गारंटी दी जा सकती है, कौन गारंटी देगा, इस हवाले से मजीद कोई पेशरफ सामने नहीं आता। और रजा, ये जो सऊदी पाक दिफाई मुआहिदा हुआ है, क्या वो भी जेर गौर आएगा कल सदर ट्रंप के साथ? जी बिल्कुल, इस पर मैंने पूछा है वजीर खारजा से कि किस मामले पर बातचीत जेर को लाई जाएगी, तो उनका ये कहना था कि अभी 4 पहलू का तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था इस पर कबल वक्त है कि हम हतमी तौर पे आपके सामने रख सके। क्योंकि इसमें 3 सिविलियन बजे अस्करी जो हुकाम अभी दोनों मौजूद न्यूज़ होंगे ना इस मुलाकात में, अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें शायद एक और बड़ी शख्सियत भी इस मुलाकात में पाकिस्तान से जो है वो तशरीफ लाई है, वो भी शायद इस मुलाकात में मौजूद होंगी। लेकिन बात ये है कि जब उनसे पूछा गया कि जो अभी वायदा हुआ है ये ज़रा को लाया जाएगा, इस पर बातचीत होगी, तो उनका ये कहना था कि हम इस पर मजीद बात नहीं कर सकते, कबल वक्त है, लेकिन जब ऐलान होगा तो शायद 3 बजे अभी अताउल्लाह तारिक जो है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका के वक्त के मुताबिक तो वो जो है वो मीडिया टॉक करेंगे कि इस पर हमारा क्या पेशरफ्त है, कौन से झंडे जेर को लाए जाएंगे। अलबत्ता वजीर आजम शहबाज शरीफ अगर देखा जाए तो काफी मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं
आज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है, कल वर्ल्ड बैंक से जिस तरीके से उन्होंने अपना पाकिस्तान की जो है वो मुआशी प्लान और जो उनकी जाने से इकदाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान के, वो उन्होंने उनके सामने रखा है। एक अच्छा जो है वो ब्रीफ तैयार करके लाए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सिफारिशकारी का जो बेहतर अंदाज में जो है वो मुकदमा लड़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे। जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने गुफ्तगू सुनी। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इंडीड। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आलमी स्टेज पे शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की मकबूलियत बढ़ रही है या एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, आप अग्री करेंगे? देखिए, ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेटिकली जो है ख़ासा एक नुमाया हैसियत भी मिल गई है। वो उसकी वजह और भी है। उसकी वजह जो है, एक तो ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के साथ जो उनका पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद, लेकिन दूसरी एक और भी है कि जो वाज़ेह एक पाकिस्तान ने पोजीशन लिए गाज़ा के मसले पे, तो उसकी वजह से भी जो है जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उसमें पाकिस्तान की एक हद तक हैसियत बढ़ी है डिप्लोमेटिक। लेकिन जहाँ तक अभी इंटरनेशनल अगर हम फोरम पे देखा जाए, तो इसमें कहना मेरा ख्याल अभी सही नहीं होगा कि पाकिस्तान की जो है बहुत ज़्यादा कोई उस तरह की जो है अहमियत बढ़ गई है या कोई सेंट्रल स्टेज पाकिस्तान के पास है। इस वक्त सेंट्रल स्टेज नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें डिप्लोमेटिकली एक हद तक जो है हमें बहुत स्पेस मिली है। और जाहिद साहब, अब जो एसेंशली कल आपने तकरीर भी सुनी सदर ट्रंप की, उनकी सरसरी मुलाकात हुई, कल अहम तरीन एक और मुलाकात भी होने जा रही है, और उसके बाद जिस अमरीकी और ट्रंप प्लान का तस्करा हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, जो प्लान वो फ्लोट कर रहे हैं कि अरब ममालिक की फ़ौज हो और किस तरह मरहलावार जो है वो तामीर नौ की जाए फ़लस्तीन की और टेक ओवर किया जाए रिहैबिलिटेशन का, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि अभी दिस हैज़ बीन शेयर्ड विद इजराइल, इट इज़ क्लियर्ड फ्रॉम इजराइल, या दिस इज जस्ट राइट नाउ स्टिल इन द टॉकिंग स्टेजेस? मेरे ख्याल अभी तक इस पे कोई वाज़ेह बात नहीं है। जो आप बात करें वो स्पेकुलेशन की हद तक है। देखिए, कल जो अगर आप तकरीर प्रेसिडेंट ट्रंप की देखें, तो उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है। पूरी तकरीर को अगर आप उठा के देखें, तो गाज़ा का एक भी जिक्र नहीं था। ना गाज़ा के अंदर जो इस वक्त हालात हैं उस वक्त उसकी कोई बात की थी उन्होंने। सारा जोर इस बात की थी कि इजराइल के साथ जो है जो कुछ हुआ 7 अक्टूबर को, उसकी हद तक बात हुई थी। तो आप मुझे बताइए कि जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए ये तक नहीं है कि गाज़ा का मसला क्या है, और उसके बाद अगर और एक और चीज़ भी देखें कि ट्रंप ने उस पर बहुत तनकीद की थी, जो ममालिक ख़ासतौर पे उनके अलाइड हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जिन्होंने फैसला किया है कि फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए, तो मेरा ख्याल ये है कि उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सख्त तनकीद की। तो मसला ये आता है कि जो की पॉइंट्स हैं इस वक्त मिडल ईस्ट के तस्वीर के लिए, सबसे पहली बात यह है कि जंग बंदी का कोई भी इसमें जिक्र नहीं था। एक और बात भी है कि 3 दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पेश हुआ था सीज फायर की, जिसे 15 में से 14 ममालिक ने इसकी हिमायत की थी, इस रेजोल्यूशन की, लेकिन अमेरिका ने उसकी बहुत सख्ती के साथ उसको वीटो कर दिया। टाइम्स ऑफ इजराइल भी रिपोर्ट कर रहा है दैट अरब डिप्लोमैट्स का ये कहना है कि सदर ट्रंप ने यूएन मीट को मुस्लिम जो लीडर्स के साथ अभी हुई है, एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव गाज़ा वॉर एंडिंग प्लान जो है वो पेश किया है। उसके अंदर ऑफ कोर्स यरगमालियों की रिहाई है, इस्लामिक गवर्नमेंट की बात है, उसके अंदर ट्रंप का न्यू गाज़ा प्लान जो है वो एक बड़ी लीडरशिप की भी बात कर रहा है। गो के आई एम पर्सनली नॉट वेरी क्लियर, आर वी लुकिंग एट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, और वो कंट्रोल होगा भी तो कितना होगा एट द एंड ऑफ द डे? नहीं, देखिए, एक बात देखिए, मुझे नहीं लगता है कि यह हकीकत है। देखिए, इसकी एक 2-3 बुनियादी वजह है कि अमेरिका की तरफ से वाज़ेह मुखालफत की गई है 2 स्टेट जो सोल्यूशन है उसकी, बहुत वाज़ेह तौर पे। जब ट्रंप की जो है जो आपने तकरीर अगर सुनी होगी, तो उनका जो तनकीद थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में वो ये थी कि इस वक्त फ़लस्तीन को तस्लीम करना या 2 रियासती सोल्यूशन को करना, वो जो है पूरे इसके असल मसले से नज़रें हटाने की है। जब आप एक लिहाज से इनिशिएटिव लिया गया है दुनिया के 142 मुल्क से, वो तक आपने मुस्तरद कर दिया, वाज़ेह तौर पे मुस्तरद कर दिया। तो आप मुझे बताइए कि जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बाद में क्या होगा। पहले तो सबसे बुनियादी मसला जो इस वक्त आता है गाज़ा का, वो ये है कि जंग बंदी की जाए, और उसके बाद जो सूरत हाल है
कि इस वक्त जो आपको जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब के सब जो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि उस वक्त वहाँ पे कहत वाली सूरत हाल है। सर सैकड़ों बच्चे, समझिए कि हजारों यरगमालियों का बच्चे रिटर्न भी हो जाए, हाइपोथेटिकली जंग बंदी भी हो जाए, व्हाट देन? अभी सवाल यही हो रहा है ना, हु प्लेज व्हाट रोल, किसका क्या किरदार होगा, किसका क्या कंट्रोल और इन्फ्लुएंस होगा। गाजा विदाउट हमास इज ट्रम्प्स प्लान कि हमास मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। एवरीवन न्यू दैट हमास इज गाजा, मगर हमास की हुकूमत या उनकी कोई भी लीडरशिप नाकाबिले कबूल है एज ऑफ राइट नाउ। दीगर सारे लीडरान जो हैं वो पाबंद सलासिल हैं या बचे नहीं हैं। सो विदाउट हमास गाजा पर कंट्रोल के हवाले से आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, पहले तो दो चीजें ना, इसको हम पहले ये देखते हैं कि पहले तो इस बात पे कोई एग्रीमेंट होना चाहिए कि सीज फायर हो। दूसरी बात ये है कि अगर आपने चीजें देखी होंगी तो हमास ने बहुत पहले इस बात पे एग्री किया है कि वो किसी पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बनेगी, मतलब ये चीज तय हो चुकी है। तीसरी एक और बात भी है कि जो जनरल असेंबली के ममालिक की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल असेंबली से पहले जब हुई थी, तो उसमें जो जिसकी फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने मुश्तरका उसकी सदारत की थी, तो उसमें एक तय किया गया, जो उसकी रेजोल्यूशन आप पढ़ें उसमें सीज फायर की बात थी और ये थी कि माइनस हमास। वो तो चीज़ एक एक्सेप्टेबल हो गई है और मेरा ख्याल ये कि इसको किसी को भी इस पर एतराज़ नहीं है। मसला ये है कि लेकिन अगर इन चीज़ को बुनियाद बनाया जाए तो फिर कभी भी आगे बात बढ़ नहीं सकती है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, अगर फर्स्ट किए अब तो नेक्स्ट स्टेज की हम पहले बात करें, उससे पहले अगर पहला स्टेज नहीं होता है तो आप पहले कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं? अगर सीज फायर नहीं होती है, इजराइल जो है इस बात पर आमादा नहीं किया जाता है, करता है कि उसकी जो है वो एक कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले, तो उसके बाद बाकी चीज़ें सेकेंडरी हैं, चाहे कोई भी कोई तजावीज़ पेश करे। दूसरी एक और बात भी आती है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो प्रपोजल था आखिरी, जिसपे ये था कि सारे यरगमालियों की रहाई, तो एक हद तक जो है वो कतर में मीटिंग होने वाली थी जिसमें हमास भी थी, और हमास ने एक लिहाज से जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसूली तौर पे उसको तस्लीम कर लिया था। लेकिन उसी वक्त जो है वो इजराइल का हमला होता है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कोई इस किस्म की चीज़ें हो। तो अब वही बात आती है कि पहले तो ये करना पड़ेगा कि अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता है। अमेरिका अगर इजराइल की जारियत को थोड़ा कंट्रोल भी नहीं कर सकती है, और ऐसा मालूम होता है कि वो जो है सिर्फ उसके साथ जा रही है, तो फिर उसके बाद जो है ये तो कि कौन उसके बाद क्या होगा गाजा का। पहले तो सबसे बड़ी बात है सीज फायर करके जंग खत्म की जाए। उसमें दोनों चीज़ आती है कि जब सीज फायर की बात आती है उसका लाजमी हिस्सा ये है कि यरगमालियों को वापस किया जाएगा, ये उसका एक लाजमी हिस्सा है। अच्छा। अब मसला ये आता है कि उसको आप अलहदा नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को, कि आप सीज फायर के बगैर कहेंगे वो यरगमाली वापस दे दें, तो वो शायद किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। हम एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। जाहिद साहब, मार्शल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, बड़ी एक फ्लूइड सिचुएशन है, वर्ल्ड लीडर्स मिल रहे हैं, प्लान्स और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स की बात हो रही है गाजा के हवाले से। पाकिस्तान क्या किरदार अदा करते हुए आपको दिख रहा है सर? बिकॉज क्या आने वाले दिनों में जिस अरब फौज का जिक्र और तस्करा भी हो रहा है इस ट्रम्प के कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, उसमें क्या सऊदी पाकिस्तान पैक्ट भी कोई किरदार अदा कर सकता है? बहन, बहुत शुक्रिया सबसे पहले मुझे अपने साथ अपने प्रोग्राम में लेने का। ये बहुत ही आपने अच्छा काम किया, अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे दिल के करीब होना चाहिए, पाकिस्तानियों के लिए दिल के करीब है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने दिल से ये निकाल दें कि ट्रम्प इस मसले में मुसलमानों का कोई भला सोचेगा। वो एक नहायत नाकाबिल एतमाद और नाकाबिल एतमाद आदमी है, और जो आज उसने यूनाइटेड नेशन में स्पीच भी की वो एक बिल्कुल बेरब्त स्पीच थी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत आज बख्शी है कि आज हम रेलेवेंस हो रहे हैं, और हमें उस रेलेवेंस को इस टॉपिक पे अपने मफादात को तो देखना है। हमने हमारे जो अब मसाइल हैं, पानी है, टेररिस्ट वाला है, कश्मीर वाला इशू है, उसको तो आप लेके चले ट्रम्प के साथ। लेकिन इस्लामी मुल्क अगर इकट्ठे हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया जिसमें आपको पार्ट ऑफ द टीम बनाया गया, तो आप वहां जाके बिल्कुल बबांगे तोहल ये बात करें कि ये जुल्म और बर्बरियत का एक नया चैप्टर है जो खुला हुआ है। सदर ट्रम्प की भी तो कोई एक्सपेक्टेशन होगी ना पाकिस्तान से। हम उधर जाके जितना भी बबांगे दहल ये बात करें, हमारी अपनी भी कोई लिमिटेशंस हैं।
अपनी अपनी भी प्रॉब्लम्स हैं एक मिडिल ईस्ट के अंदर, हर कोई अपना किरदार अदा कर रहा है, बट विद द अरब फोर्स एंड व्हेन दे टॉक अबाउट कि एक अरब फौज बनाई जाए जो पासदारी करे, जो नजरसानी करे, जो लुक ओवर करे, व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान का रोल तो उस अरब फौज में ऐसा अभी नहीं है। अगर आप देखें कि आपका क्या रोल बनता है, आपका रोल इस वक्त रेलेवेंस इसलिए हो रहा है कि आपने एक चीज साबित की कि एज अ सॉवरेन कंट्री यू कैन लिव अप टू एनीबॉडी एंड यू कैन सेफगार्ड योर सॉवरेनिटी। लेकिन अभी जो अरब के साथ आपको बिठाया जा रहा है, उसमें तो एक अरब फौज में तो आपका ऐसा नहीं बनता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपने इस किरदार को आगे लेके चलें और ट्रंप और दूसरे उससे ज्यादा मुसलमान मुल्कों को ये बावर कराएं कि हिम्मत करें और स्टेप लेना शुरू करें, और ट्रंप को ये बताएं कि हमारे स्टेप्स में डिप्लोमेटिक बायकॉट, सैंक्शंस अपने लिहाज से, और तीसरा, अगर जो हम अपने तिजारती ताल्लुकात बढ़ाते चले जा रहे हैं एज इस्लामी मुल्क, मुसलमान मुल्क, उनको पहले अपने घर को दुरुस्त करें, उनको लेके चलें। अच्छा, और ये जाहिद हुसैन साहब, जितनी अहमियत सदर ट्रंप दे रहे हैं उनकी इंतजामिया पाकिस्तान को, यकीनी तौर पे देयर इज नो फ्री लंच, देयर मस्ट बी सम लेवरेज दैट दे ट्राइंग टू गेन हियर। आपको वो क्या दिख रहा है सर? देखिए, बिल्कुल बात सही है। देखिए, इस वक्त आप जो कह रही हैं कि कुछ अमेरिका का एक हमसे ज़्यादा कोई एक मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है या कोई ताल्लुक़ है जो कि, लेकिन उसमें हमें एक चीज़ के लिए बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए, एक बात बिल्कुल सही है कि ट्रंप जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। इस वक्त अमेरिका की जो भी पॉलिसी रही है, जो भी अब सियासत में या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो कोई इंस्टीट्यूशनलाइज थिंकिंग का नतीजा नहीं है। एक पर्सनल जो है विम्स तक है महदूद, तो उसमें एक खतरात भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, जब ये बात आती है कि ट्रंप मिलना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप ही उसमें सुन रहा था कि 4 पॉइंट का एजेंडा है कल बात में, तो उसमें काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। अब आप बताइए कि जब अगर उसमें एक चौथा पॉइंट जो कि आपके नुमाइंदे ने बताया कि जो है वो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के बारे में, तो मसला ये आता है कि मुझे लगता है ये जैसे आपने बिल्कुल सही किया, कोई फ्री लाइफ नहीं है। खुद जो है अमेरिका की एक्सपेक्टेशन क्या है पाकिस्तान से, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक और बात देखो, थोड़ा सा पस मंज़र में भी हम देखना चाहिए चीज़ों की कैसे हो रही है। अब रिसेंट आप अगर बयान देखें ट्रंप का, पिछले हफ्ते बल्कि खासा एक तनाज़ा खड़ा हुआ था जब इन्होंने कहा था कि वो बगराम का एयरबेस जो है वापस लेना चाहते हैं, और यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी उन्होंने। जब कहा था हमारी बातचीत चल रही है, जब तालिबान ने कहा कि हमारे कोई भी इन चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है ये भी एक जो इशारे दिए थे, वो ये तक कहा था कि तकरीबन, यानी ये तो नहीं कहा था कि हम फौज इस्तेमाल करें, लेकिन यही कहा था कि जब आप आइंदा देखेंगे हम क्या करते हैं। तो मसला ये आता है कि एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन भी डेवलप हो रही है। वो अलग बात है कि इस किस्म की धमकियाँ जो हैं ट्रंप पहले भी देते रहे हैं। ग्रीनलैंड को भी कब्जा करने वाले थे, पनामा को भी लेने वाले थे, कनाल को। लेकिन अब मसला ये आता है कि ये इस वक्त हमें बहुत ही एक लिहाज से कंसर्न होना चाहिए, एक एहतियात का भी मुराद करना चाहिए। इस पर खुशी नहीं होना चाहिए सिर्फ कि हमें जो कोई स्पेशल अटेंशन मिल रही है। जब स्पेशल अटेंशन मिलती है तो उसमें भी दूसरे फरीक की एक कोई इंटरेस्ट भी शामिल है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बुनियादी चीज़ यानी 2 चीज़ें, कि इस वक्त हमारे लिए सबसे जो बुनियादी इस वक्त ताल्लुकात हैं जिसमें हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो चाइना के साथ है। दूसरी एक और बात भी है कि हमें एक तय करना पड़ेगा कि हम इस खित्ते में, यानी जो अमेरिका की किसी जंग की या कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम मुतहम्मिल है ही नहीं उसके सर, वंस अगेन। बिल्कुल, मतलब ये कि उसके असर इन एनी कैपेसिटी, बिल्कुल इन्हीं कैपेसिटी। अगर देखें आप थोड़ा सा, अगर आपने तालिबान की तरफ से बयान दिया है तो उन्होंने पाकिस्तान को एक हद तक कहा भी है कि आप किसी चीज़ का फरीक नहीं बने, और मेरा ख्याल ये कि बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आगे चलते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ होने जा रही है, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए सूरत हाल ज़्यादा ख़राब होती है बगराम के मसले पर, तो क्या होगा। ऑलरेडी चाइना हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। इसमें रशिया भी पुल इन होता है कि रशिया वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान की हुकूमत तस्लीम की है। उसके साथ साथ हम पाकिस्तान और ईरान पे तो बराह रास्त उसका असर पड़ता है। हमारी जो है, हम फ्रंट लाइन स्टेट रह चुके हैं, हमें उसका खमियाजा अभी तक भुगतते रहे। तो ऐसी चीज़ों पे जो है, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हो सकता है, मुझे लग रहा है, शक हो रहा है कि जो है ट्रंप इस चीज़ को भी पाकिस्तान के साथ मुलाकात में इस चीज़ को लेके आएंगे। और मेरा ख्याल ये कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हमें डिप्लोमेसी का
और एक लिहाज से जो स्टेटसमैनशिप का भी करना चाहिए, जी। सिर्फ खुशी के अब मारे देखिए ना, नहीं एक लेना। अनदर फैक्टर जो एयर मार्शल साहब हमें खातिर में लेना पड़ेगा, कल 45 मिनट की एक अहम तरीन मुलाकात मुतवक्के है जिसके अंदर आपके अस्करी सिविलियन हुकाम दोनों की मौजूदगी जो है वो उधर होगी। अब सदर ट्रंप की अपनी बात पे भी कितना भरोसा किया जाए सर? आपने देखा कि यूएन जनरल असेंबली में इरानियन प्रेसिडेंट का कहना था कि दिस वाज अ ग्रेव बेट्रेयल ऑफ डिप्लोमेसी जब हमारे ऊपर अटैक हुआ है। फिर ट्रंप जब आज प्रॉमिस कर रहा है अरब लीडरान को कि वो इजराइल को नेक्स्ट नहीं करने देगा वेस्ट बैंक, हाउ मच कैन यू रियली बिलीव दैट ही? अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो तो यही भक्का बक्का ही नजर आते हैं और एट लीस्ट दे फेनिंग कंप्लीट इग्नोरेंस। पहले भी सदर ट्रंप प्रॉमिस कर चुके हैं कि 7 दिनों के अंदर जंग खत्म कर देंगे, मगर ही प्रॉमिस टू एंड द यूक्रेन वॉर, ही प्रॉमिस्ड ही विल ब्रिंग एंड टू ऑल द एंडलेस वॉर्स। अभी तक तो नहीं हो सका ना सर, तो उनके ऊपर भरोसा किस हद तक किया जा सकता है? गाजिब का भी जिक्र उन्होंने नहीं किया सफरिंग का। जी बहन, मेरा ख्याल में ना 2-3 बातें आपने कह दी, मैं तो खुल के बात करूंगा। पहली बात तो ये कि आपको अपना एजेंडा जो है वो एक वन एजेंडा, एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड एजेंडा नहीं रखना चाहिए। और कहीं बहुत अच्छा था अगर हम उस पर कलेक्टिव विजडम के साथ जाते, पार्लियामान में जाते, पार्लियामान को एतमाद में लेते और फिर जाके बात करते। एक बात। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही जाहिद भाई कह रहे थे कि ये बडगाम का जो इशू है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हाँ, एक इसमें स्ट्रेंथ इस वक्त ये है कि जब पहली दफा जब अमेरिका ने हमसे शाहबाज बेस लिया, पस्ती बेस लिया, उस वक्त हालात कुछ और थे। आज के हालात में आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार नहीं कर रहे। आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप चाइना के साथ जो आपका डीप रूटेड फ्रेंडशिप जिस है उनके ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। तो इसमें तो दो राय रखें ही ना। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम ट्रंप के सामने जाके ये बात कह सकें कि जहां अमेरिका और चाइना की दोस्ती आएगी वहां चाइना को फौकियत दी जाएगी। 2 बातें। तीसरी बात, देखें डिप्लोमेसी और अपने इंटरेस्ट, अगर डिप्लोमेटिकली हमारी रेलेवेंस बन रही है हमें उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तीसरी लास्ट बात आपकी इजाजत से, कि अगर ट्रंप हमारे यहाँ इंटरेस्टेड है, अगर कोई मिनरल्स में इंटरेस्टेड है, अगर वो फ्यूल जो पेट्रोलियम के हमारे मसाइल हैं अगर उनको हल कर देता है तो हमें उसमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दिस हैज टू बी थ्रू अ कलेक्टिव सोच, फार साइटेडनेस, बिकॉज हम बहुत डसे हुए हैं 1971 की जंग से लेके आज तक कोई ऐसी सहूलतकारी नहीं दी गई। और जब मैं बार बार कहता हूं कि जब इजराइल आता है तो दुनिया का कोई मुल्क इजराइल अमेरिका के साथ दोस्ती के मामले नहीं आता। सिमिलरली अगर आप हिंदुआता सोच की बात करते हैं तो हिंदुआता सोच और सहूनिज्म दोनों एक ही चीज के नाम है। तो आपके ख्याल में क्या हिंदुआता सोच के ऊपर सहूनिज्म मुतासिर नहीं होगा? तो ये जो जाहिद भाई भी बात कर रहे हैं, कलेक्टिव विजडम, लुकिंग आफ्टर योर ओन इंटरेस्ट, बट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। मोहम्मद हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक हमारा साथ दे रहे थे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए पहुँचने वाले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी दुनिया के रहनुमाओं बिलखसूस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को लेकर भारत में नरेंद्र मोदी पर सख्त तरीन तनकीद शुरू हो चुकी है। जबकि भारतीय ट्रेडिशनल मीडिया पाकिस्तान सऊदी अरब मुआहिदे को भारत के लिए खतरा करार दे रहा है। इस सफारती नाकामियों और ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार ने अक्टूबर के पहले हफ्ते भारतीय अफवाज की मुश्तरका मशकों का ऐलान कर दिया है, जिसे कोल्ड स्टार्ट के नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, इन जंगी मशकों और नाकाम सफारतकारी के दरमियान भारतीय सरकार के खिलाफ लद्दाख में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता लद्दाख में अवाम ने रियासती हैसियत बहाल करने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया है, जबकि आज़ादी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एहतजाज और मुजाहिरों के दरमियान बीजेपी दफ्तर को भी आग लगा दी गई है। जहां भारत सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा है, वहीं बज़ाहिर पाकिस्तान 3 सालों के बाद बिलाखिर उस सफारती तन्हाई से बाहर निकल आया है कि जिसका सामना पाकिस्तान को 2018 से 2022 के दरमियान करना पड़ रहा था। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की तकरीबन तमाम अस्करी और मुआशी ताकतों के साथ गुफ्तगू कर रहा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी दुनिया मान रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर इस्लामी ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप बराए जम्मू और कश्मीर के वज़राए ख़ारजा और आला हुक्काम का इजलास न्यूयॉर्क में हुआ।
OIC राब्ता ग्रुप ने पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से जम्मू और कश्मीर में किए गए जारहाना इकदामात की शदीद मजम्मत करते हुए मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन नागुज़ीर करार दिया है। राब्ता ग्रुप ने माजी की करारदादों और मुश्तरका एलामियों की तौसीक करते हुए कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इआदा किया है और यह वाज़े कर दिया है कि यह हक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुत्तलका करारदादों के मुताबिक हासिल है। राब्ता ग्रुप ने भारत के 5 अगस्त 2019 के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए वाज़े किया है कि भारतीय आइन के तहत होने वाले इंतखाबात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का मुतबादिल नहीं हो सकते। A very short break, we're going to be right back. सारा इनाम के कत्ल को 3 साल पूरे हो चुके हैं, मगर अभी ये केस अदालतों से इंसाफ का मुतकाजी है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में अपीलों पर समाअत थी, मगर अदालत ने 11 अक्टूबर की तारीख देकर केस को मजीद आगे बढ़ा दिया है। नाजरीन, 14 दिसंबर 2024 को इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी और शरीक मुल्जिम शाहनवाज की वालदा समीना शाह को बरी कर दिया गया था। 20 दिसंबर 2023 को मुल्जिम शाहनवाज अमीर ने सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और मकतूला सारा इनाम के वालिद इनाम और रहीम ने मुल्जिम की वालदा की बरियत के खिलाफ अपील दायर कर दी। सारा इनाम के वालिद की अपील गुज़िश्ता साल जनवरी से अदालत में चल रही है, मगर इस मुकदमे को 3 साल तक चलाए जाने के बावजूद अभी तक हतमी फैसला नहीं सुनाया जा सका। मुल्जिम को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की सजा का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज है और मुल्जिम की वालदा की बरियत को मकतूला के वालिद ने चैलेंज कर रखा है। मुकदमे में अब ये बहस भी बड़ी शदुमत से जारी है कि क्या मुल्जिम की वालदा समीना शाह कत्ल में सहूलतकार थी भी या नहीं, ये साबित होना भी बाकी है। इस केस में इस्तगासा की तरफ से अभी तक 19 गवाह पेश हो चुके हैं, लेकिन मुल्जिम शाहनवाज अमीर की तरफ से कोई एक गवाह भी दिफा में पेश नहीं हुआ। ट्रायल में मुल्जिम के खिलाफ तमाम शवाहिद सामने आ चुके हैं। सेशन कोर्ट सजा भी सुना चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इस केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। अदालत के सजा के फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया जा रहा और अगर हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है तो फिर भी मुल्जिम शाहनवाज के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का हक है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से केस मजीद लटक जाएगा। मुकदमात में तखीरी हरबे बुनियादी तौर पर सजा पर अमल दरामद रोकने का एक टेक्निकल हरबा है और यही कुछ सारा इनाम कत्ल केस में भी हो रहा है। सारा इनाम कत्ल केस की तरह ही नूर मुकद्दम का कत्ल केस भी रियासत के लिए एक कड़ा चैलेंज बन चुका है। 24 फरवरी 2024 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई। 12 मुल्जिमान में से 3 को सजा सुनाई गई, जबकि बाकी मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। जाहिर जाफर ने सजा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए मुल्जिम की अपील मुस्तरद कर दी। मुल्जिम ने इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 20 मई 2025 को मरकजी मुल्जिम और शरीक मुल्जिम की अपीलों पर फैसला सुनाते हुए मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी, जबकि रेप केस में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और अगवा के मुकदमे में 10 साल कैद को कम करके 1 साल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मई में ही मुजरिम जाहिर जाफर ने सदर पाकिस्तान से रहम की अपील कर दी। इस अपील पर अभी फैसला होना बाकी है नाजरीन, लेकिन आईन और कानूनी लिहाज से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जाहिर जाफर की सजा माफ कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 2010 में यह असूल तय कर चुका है कि किसी मुजरिम की सजा के खिलाफ रहम की अपील पर सदर मुमलिकत बराह रास्त कोई फैसला नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 45 और 48 की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है कि सदर मुमलिकत काबीना की ही सिफारिश पर अमल करने के पाबंद हैं और कत्ल प्राइवेट मुकदमात के जिनमें दैयत का कानून लागू होता है, इन मुकदमात में भी सदर मुमलिकत के पास किसी मुजरिम की सजा माफी का कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए सदर पाकिस्तान भी शायद जाहिर जाफर की सजा माफ नहीं कर सकते। रहम की अपील करने से पहले मुल्जिम का तफसीली तिब्बी मुआयना मेडिकल चेकअप होता है। जाहिर जाफर का तफसीली तिब्बी मुआयना भी हो गया, रहम की अपील भी कर दी और जब एज वी स्पीक जब तक अब इस रहम की अपील पर आसिफ अली जरदारी साहब फैसला नहीं करते, उस वक्त तक मुजरिम जाहिर जाफर की सजा पर अमल दरामद नहीं हो सकता। कानून की पेचीदा शिकों में हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई रास्ता हो, क्योंकि यहाँ ज़हनी तंदुरुस्त और तवाना मुजरिम भी किसी भी वक्त ज़हनी मरीज साबित हो सकता है और इन ज़हनी मरीजों की वजह से ही तो कौम की बेटियां ना सिर्फ दिन दिहाड़े कत्ल हो रही हैं, रेप हो रही हैं, उठाई जा रही हैं, उनकी तजलील हो रही है, बल्कि किसी एक केस में भी
ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया नहीं गया कि उनकी मिसाल बन जाए। रियासत इन मुजरिमों को सालों गुजर जाने के बावजूद मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाती। ये दोनों केस इस वक्त रियासती रेट और कानून की बालादस्ती के लिए संगीन चैलेंज बन चुके हैं। सवाल यह है कि क्या रियासत अपनी बेटियों के कातलों को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी? प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डेप्यूटी रजिस्ट्रार नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी करते हुए कमेटी मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। ये कहा है कि जजेस एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। तफसीली फैसले में यह कहा गया है कि कमेटी मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई गैर पायदार है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस में साबिक डेप्यूटी रजिस्ट्रार नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी करते हुए यह कहा है कि रेगुलर बेंच के 21 और 27 जनवरी के अहकामात मौसर नहीं रहे। 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को संगीन गलती का मुर्तकिब करार दिया था और उन्हें OSD बना दिया गया था। बाद एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने इस केस की समाअत की और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने मुकदमात की समाअत के लिए तकर्री में गलती की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने बेंचों की तश्कील के तनाज़े पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखे और इस खत में हैरानी का इजहार करते हुए ये कहा कि जुडिशल ऑर्डर के बावजूद मुकदमात को मुतलका बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में नाजरीन ये कहा गया है कि आर्टिकल 204 के तहत जजेस एक दूसरे के खिलाफ ना तो रिट जारी कर सकते हैं ना ही तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकते हैं। ये असूल आइन और अदालती तनाजुर में और इसके मुताबिक तयशुदा है। जजेस को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। जजेस के माबैन तौहीन अदालत की कार्रवाई इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुंचाएगी। फैसले में ये सवाल भी उठाया गया है कि आया आइनी और रेगुलर कमेटी में शामिल जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई मुमकिन है या नहीं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है और उन्हें अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और यह बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज उसी अदालत के दूसरे जज के सामने जवाब दे नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस जहांगीरी, जिनको जुडिशल वर्क से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया है, एक अपने ही कॉलीग को काम करने से रोक दिया है, क्या ये फैसला उस केस में अप्लाई करेगा? डज एनीथिंग चेंज एट ऑल? लेकिन आज इजाज़त दीजिए, वी विल ड्वेल अपॉन दिस टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।